नमस्कार। लाइफ इन कलर में आपका स्वागत है। आज की कहानी है खुशबू जी की सांवली सुमन। तो शुरुआत करते हैं सांवली सुमन की स्टोरी की। आज कॉलेज में बड़ी ही रौनक है, सब उत्साहित हैं, होते भी क्यों नहीं। हम उत्साहित थे क्योंकि आज हमारे लिए फेयरवेल पार्टी आयोजित की गई थी। हमारे जूनियर इसलिए उत्साहित हैं क्योंकि इस पार्टी के आयोजन का जिम्मा उन पर था। सब उसमें अपने गायन, नृत्य आदि कलाओं का प्रदर्शन करने वाले थे। हमारे उत्साह का एक कारण और भी था, साड़ी। सभी सीनियर साथ साड़ी पहनने वाली थी। हम भी अपने अपने घर से साड़ियाँ लाई थी। हालांकि पहनना कुछ एक को ही आता था। हम सभी कॉलेज के हॉस्टल में अपनी सहेली किरण के रूप में तैयार हो रही थी। तभी मुझे याद आया कि अब तक सुमन नहीं आई है। अब तक सुमन क्यों नहीं आई? मैंने सबका ध्यान इस ओर खींचा तो सभी सोच में ही पड़ गई। वह तो कल भी नहीं आई थी, एकता ने कहा। वो भी तो फंक्शन के लिए बहुत उत्साहित थी, मैंने पूछा। तब नीतू, जो कि उसके घर से कुछ ही दूरी पर रहती थी, उसने बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वह नहीं आएगी। यह जानकर हम सभी निराश हुए, लेकिन फिर तैयार होकर फंक्शन के लिए हॉल में पहुंच गए। हम सभी सहेलियां साड़ी में खुद को देखकर खुशी से फूली नहीं समा रही थीं, क्योंकि हमेशा सजने संवरने का मौका नहीं मिलता था। इसलिए उस दिन खुद को ब्यूटी क्वीन समझकर हम इतरा रही थीं। हाँ, ब्यूटी क्वीन से याद आया, हमारे ग्रुप की सबसे सुंदर लड़की थी मरियम। गोरा रंग, मुस्कुराता चेहरा और ढेर सारी बातों का पिटारा थी वो। कहना गलत नहीं होगा कि कॉलेज में उस समय सबसे सुंदर लड़की तो वही थी। हम इस बात पर बड़ा गर्व करते थे कि वह हमारी सहेली है। शायद मैंने उसे सहेली उसकी सुंदरता को देखकर ही बनाया था। शायद तब लगता था कि उसके कारण हमारी अहमियत भी बढ़ेगी। हालांकि मेरा उसका वैचारिक मतभेद भी रहता था। ग्रुप में हम सभी अलग अलग तरीके की दोस्त थीं। उस दिन मरियम को ही कॉलेज की ब्यूटी क्वीन भी चुना गया। हम सभी सहेलियां गौरवान्वित हुई थी, पर मेरा मन सुमन के न आने से बार बार उसी की ओर ही खींचा चला जा रहा था। हालांकि फेयरवेल के बाद कुछ दिन और हमारी कक्षाएं चली। एक दो दिन बाद सुमन कॉलेज आई। हम सब ने उसे घेर लिया। सब उससे फेयरवेल में न आने की शिकायत करने लगे। उसने अपनी तबीयत ठीक न होने की ही बात बताई, लेकिन उसकी सूरत कुछ और ही कह रही थी। वह हमेशा मुझसे कहती थी, तुम्हारा चेहरा पारदर्शी है, जो तुम महसूस करती हो तुरंत तुम्हारे चेहरे पर नजर आता है। तुम अपनी भावनाएं छुपा नहीं पाती हो, लेकिन सच तो यही है कि हमारी आंखें हमारे शरीर का सच्चा हिस्सा होती हैं। वह हमारे मन में चल रही हर बात को बयां करती हैं। और उस दिन सुमन की आंखें भी बता रही थी कि वो बहुत झूठ बोल रही है। मैंने उसके पास बैठकर पूछा, बताओ ना सुमन, सच क्या है? तुम तो फेयरवेल में साड़ी पहन कर आने वाली थी, कितनी उत्साहित थी हमारी ही तरह, फिर क्यों नहीं आई? तब की तो छोड़ो, तुम तो 4 दिन से नहीं आ रही थी, जबकि परीक्षाएं भी अपने सर पर हैं। मेरे इतना कहने पर उसका धैर्य समाप्त हो गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ दिनों से मेरे रिश्ते की बात चल रही थी। लड़के वालों ने हाँ भी कह दी थी, लेकिन कहकर वो सुबकने लगी। लेकिन क्या? हम सभी सारी बात जानने को उत्सुक थे। कल जिससे रिश्ता तय हुआ था, उसने मुझे अकेले में मिलने की इच्छा जाहिर की। मम्मी पापा ने मुझे उससे एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए अनुमति भी दे दी। वह वहाँ आया और उसने मुझसे कहा कि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता है। उसे मुझ जैसी काली लड़की की चाहत नहीं, बल्कि वह एक गोरी सुंदर लड़की से शादी करना चाहता है। उसके माता पिता दहेज के लिए मुझे स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उसे दहेज नहीं बल्कि एक सुंदर लड़की चाहिए। दहेज तो सभी दे देते हैं, इतना कहकर उसने मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया। हम सभी उसकी बात को सुनकर कुछ क्षण के लिए सन्न से रह गए। फिर नीतू बोली, वह खुद गोरा था क्या बहुत? नहीं, लेकिन सुंदरता तो लड़की को ही देखी जाती है ना, सुमन बोली। यह क्या बात हुई? खुद का मुंह कौवे जैसा और चाहिए उसको हंसी नहीं, मरियम तपाक से बोली। हाँ, वह चाहे कौवा हो या ना हो, लेकिन मुझे दुख है कि मैं तो हंसनी नहीं हूं ना। जाने भगवान ने मुझे कौवे जैसा काला क्यों बना दिया, सुमन बोली। तो मरियम को लगा कि शायद उसकी बात से सुमन के दिल को ठेस पहुंची है। सॉरी सुमन, मेरा वो मतलब नहीं था, मरियम ने कहा। सॉरी की तो कोई बात नहीं है, सुमन बोली। यह सब अब सुनकर मैं कुछ तो कह नहीं पाई, लेकिन उस घटना से मेरे मन में अनेकों सवाल घूमने लगे। सोचने लगे कि सुंदर होना ज़रूरी है या सच्चा सहृदय होना ज़रूरी है। सुमन देखने में साधारण थी, रंग भी सांवला था, नैनक्स कुछ विशेष नहीं थे, लेकिन वह असुंदर भी नहीं थी। उसका मन बिल्कुल शुद्ध था। उसमें मैं अपनी हर बात साझा कर सकती थी, क्योंकि वह मेरी हर उलझन को बड़े सयाने ढंग से सुलझाती थी। वह बहुत ही सुलझी हुई और समझदार थी। क्या यह सब वो महत्व नहीं रखता है? क्या व्यक्ति के आचार विचार, उसका चरित्र, उसकी सोच, उसके आचरण सब कुछ भी नहीं है? फिर मन में यह भी आया कि जो पहली बार मिला है वह तो रूप ही देख सकता है ना, मन पहचानने का रिस्क कौन लेगा? मैंने भी तो कहीं ना कहीं रूप सौंदर्य को ही महत्व दिया था, जबकि सुमन ही मेरी सच्ची सहेली थी। मरियम ने जो टिप्पणी की थी
वह भी सुमन का साथ देने के भाव से ही की थी। उसकी बात में भी समाज की सोच का प्रभाव ही था। जाने अनजाने कितनी ही बार हम सांवली रंगत वालों को अजीबोगरीब टिप्पणी से नवाजते हैं, बिना कुछ सोचे कि उन्हें कैसा लगेगा। जो भी हो, इस घटना ने सुमन के मन पर बहुत ठेस पहुंचाई थी। उसे अपने काले रंग पर बहुत ही क्रोध आने लगा था। उसने मुझे बताया था कि परिवार में सभी लोग उसकी तुलना उसकी बड़ी बहन से करते रहते हैं, जो कि रूप रंग में उससे कहीं अच्छी थी। उसकी बातें उसके सांवले रंग का भी कोई मजाक बना ही देता है। यह सारी बातें उसके अंदर हीन भावना पैदा करने लगी थी। कुछ समय बाद मैंने एक स्कूल में नौकरी कर ली और उसी में मैं व्यस्त रहने लगी। एक दिन जब मैं कक्षा में बच्चों को पढ़ाने में व्यस्त थी, तभी स्कूल की आया ने आकर मुझे बताया कि कोई आपसे मिलने आया है। मैं जब रिसेप्शन में पहुंची तो देखा मेरी कॉलेज की 2-3 सहेलियां मुझसे मिलने आई थीं। तुम लोग यहाँ? मैंने पूछा। हाँ, हम घर गए थे, तुम्हारे तो पता चला कि तुम यहाँ पढ़ाने लगी हो। टीचर के रूप में बड़ी जच रही हो, नीतू ने हंसकर कहा। मैं भी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। फिर पूछा, लेकिन आना कैसे हुआ, वह भी इतनी अचानक? तुम्हारा फ़ोन नहीं लग रहा था ना, हम तुम्हारे घर गई थी सुमन की शादी का कार्ड देने, तो पता चला कि तुम तो स्कूल में हो। इतनी दूर आकर तुमसे मिले बिना जाने का मन नहीं था, और टीचर बनकर कैसी लगती ये भी तो देखना था ना हमें, सो हम यहाँ आ गई। सुमन की शादी? मैंने चौंक कर पूछा तो नीतू बोली, हाँ, सुमन की शादी तय हो गई है, यहीं इसी शहर में। सुमन नहीं आ सकी है, लेकिन उसने जोर देकर कहा है कि शादी में हम सबको ज़रूर पहुँचना है, आना ज़रूर। सहेलियों की शादी में शामिल होने का मौका नहीं छोड़ना चाहिए। हम सबको साथ में समय बिताने का मौका भी नहीं मिल पाएगा नहीं तो, नीतू ने कहा। तो मैंने कहा, हाँ वह तो ठीक है, लेकिन मुझे उसके घर का रास्ता अच्छे से याद नहीं है। मेरे तो घर आ सकती हो, हम वहाँ सब इकट्ठा होंगे, वहीं से तैयार होकर शादी में चलेंगे, नीतू ने कहा। तो मैंने हाँ में उत्तर दिया और वे सब तीनों एक साथ चली गई। शादी का दिन आया। हम सभी सहेलियां शादी में पहुंची। सुमन दुल्हन के लिबास में बिल्कुल अलग सी लग रही थी। जिसने कभी एक बिंदी भी नहीं लगाई थी, वह आज पूरे 16 श्रृंगार किए हुए जो बैठी थी। आंखों में काजल, माथे पे लाल बिंदी, भारी भारी गहनों में लदी, बहुत ही प्यारी लग रही थी वो। हम सब उसे घेर कर बैठ गईं और उससे हंसी मजाक करने लगी। वह बहुत डरी हुई थी, नए जीवन में प्रवेश करने जो जा रही थी। भावी पति ससुराल कैसा होगा, इन सब आशंकाओं से उसका मन भयभीत हो रहा था। हालांकि यह सब सहज ही है और सबके साथ ही होता है, लेकिन उसके मन में जो हीन भावना भरी थी वह उससे ज़्यादा ही डर रही थी। हम सहेलियां उसकी तारीफ करके उसकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश भी कर रही थी। जल्दी ही बारात आई। द्वार चार के बाद हम सुमन को जयमाला के लिए ले गईं। शादी संपन्न हो गई और वह ससुराल के लिए विदा हो गई। उसके ससुराल पहुंचने पर विधि पूर्वक उसका स्वागत हुआ। ससुराल में पति के अलावा सास ससुर और ननंद भी थी। मुंह दिखाई का समय आया। रिश्तेदारी में और मोहल्ले की सभी औरतें आई हुई थीं। बारी बारी से मुंह दिखाई करके वे शगुन का देते जा रही थीं। सामने तो कुछ नहीं कहती, लेकिन अलग हटकर आपस में फुसुर फुसुर भी कर रही थी। उनमें से एक महिला, जो कि रिश्ते में चाची सास लगती थी, पड़ोस में बैठी महिला से बोली, दुल्हन तो कुछ खास नहीं है, रंग भी कितना दबा हुआ सा है। दहेज मिला होगा बहुत भारी, तभी तो, अन्य महिला मुंह बनाते हुए बोली। वे सब अपने भरसक दबी जुबान में बोल रही थी, लेकिन चूंकि पीछे ही बैठी थी, सुमन के कान में बातें पड़ गई, जिसे सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी घबराहट भी बढ़ गई। पता नहीं पति परिवार के अन्य सदस्यों ने उसके प्रति कैसा व्यवहार रखा होगा, या कैसा व्यवहार करने लगे। यह तो सच था कि शादी में अच्छा दहेज दिया गया था। सास ननद तो उसे समेटने में ही व्यस्त थी। सभी रिश्तेदारों के जाने के बाद सुमन को उसके कमरे में ले जाया गया, जहाँ पहुंचकर उसने अपना सामान सारा का सारा अलमारी में सहेजा। अपने पति मनोज से एकांत में मिलने पर पहले तो मनोज ने उससे बात करने की पहल ही नहीं की। सुमन के मन में बहुत से प्रश्न घूम रहे थे। मनोज के ना बोलने पर उसका धैर्य टूट गया और वो बोल पड़ी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ बोलो, क्या पूछना है, मनोज ने सख्त स्वर में कहा। पहले तो सुमन सहम सी गई, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर बोली, मैं जानना चाहती थी कि आपने मुझे अपनी पसंद से शादी की है कि नहीं। यह कहते इसकी धड़कनें बढ़ गई कि जाने मनोज इसका क्या जवाब देंगे और सुनकर उसे कैसा लगेगा। सुमन का सवाल सुनकर मनोज उसके पास बैठ गया। फिर जवाब के बजाय खुद सवाल किया, ऐसा क्यों पूछ रही हो? वो ना, मैं ज़्यादा सुंदर नहीं हूँ ना, इसलिए पूछा, सुमन ने हिचकते हुए बोला। उसकी बात सुनकर मनोज पहले तो हंसा, फिर मजाक के अंदाज में बोला, मेरे दोस्त बताते हैं कि अक्सर लड़कियां अपनी तारीफ करवाने के लिए ऐसा कहती हैं। कहीं तुम्हें भी तो अपनी तारीफ सुनने का मन नहीं है? यह सुनकर सुमन शर्मा सी गई। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो सुबह आज ना, आधी बात कहकर ही वो चुप हो गई। उसे लगा कि सुबह की घटना का अगर उसने जिक्र किया तो कहीं मनोज उसे अपने रिश्तेदारों की शिकायत न समझ बैठे। अभी ना तो वो ठीक से मनोज को ही जानती है, ना ही मनोज उसे जानते हैं। अगर तुम यह जानना चाहती हो कि मैंने तुमसे शादी अपनी पसंद से की है या नहीं,
तो यह अपने माता पिता की मर्जी से, तो सच तो यही है कि मेरे लिए माता पिता की पसंद ही मेरी ही पसंद है। सुमन मनोज का जवाब सुनकर थोड़ी निराश हुई। वह फिर आगे कहता है, लेकिन तुम अगर ये जानना चाहते हो तुम सुंदर हो मेरी नज़र में या नहीं, तो इसका जवाब देने के लिए मुझे कुछ वक्त लगेगा, आज तो नहीं दे पाऊंगा। यह सुनकर सुमन को बहुत बुरा लगा। वह मन ही मन सोचने लगी, इतनी बातें बनाने या बहाना बनाने की क्या ज़रूरत थी, इससे अच्छा तो नापसंद ही कर देते। उसका मन बहुत ही मायूस हो गया। धीरे धीरे वह घर में रमने लगी, हर सदस्य से सामंजस्य से बैठाने की कोशिश करने लगी। सास तो खुश थी क्योंकि सुमन ने उसके जिम्मे की अधिकतर काम खुद ही ले लिए थे, क्योंकि उनकी बेटी पिंकी ने कभी काम में उनका हाथ भी नहीं बटाया था। पिंकी को अपने सास श्रृंगार व फैशन से ही फुर्सत नहीं थी। वह दिन भर अपने फैशन और मोबाइल में ही लगी रहती थी। एक दिन जब सुमन घर के सभी काम कर चुकी थी, माँ जी अपने कमरे में थी और पिंकी अपने कमरे में। मनोज और उसके पिताजी दोनों ही काम से नहीं लौटे थे। सुमन ने सोचा पिंकी के कमरे में बैठकर कुछ देर उससे बात करके समय ही काटा जाए। वो उसके कमरे में पहुंची। क्या कर रही हो पिंकी दी? पिंकी उस वक्त फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। यह देख सुमन ठिठक गई। पिंकी भी उसे अचानक अपने कमरे में देखकर हड़बड़ा गई। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ कहकर उसने फ़ोन काट दिया। अरे आपने फ़ोन क्यों काट दिया? बात कर लेती, मैं तो अकेली थी तो यूं ही आपसे बात करने आ गई। तो आपको नॉक करके आना चाहिए था भाभी, कि आपको इतना भी नहीं पता? पिंकी ने मुंह बनाते हुए बोला। सुमन को पिंकी से ऐसे बोल की उम्मीद नहीं थी। वो सॉरी कहकर जाने लगी। वो मुझे आदत नहीं है ना, माँ भी नॉक करके आती है। डोंट माइंड भाभी, वैसे भैया आए नहीं हैं क्या अभी? पिंकी ने रोक कर पूछा। नहीं अभी नहीं आए हैं। हम लाइए भाभी मैं आपका मेकअप कर देती हूँ। क्या आप एकदम बोरिंग हेयर स्टाइल रखती हैं? लाइए मैं अच्छा सा हेयर स्टाइल बनाती हूँ। नहीं दी, मुझे सिंपल रहना ही पसंद है, सुमन बोली। ये अच्छा है कि जिनको फैशन सेंस नहीं होता वह ऐसे ही कहकर खुद को सिंपल शो करते हैं। एक तो आपका कॉम्प्लेक्सन भी कितना डार्क है, आपको तो ब्यूटी ट्रीटमेंट कराना चाहिए। भैया के साथ अब आपको हर जगह जाना होगा, ऐसे अच्छा थोड़ी लगेगा। मेरे भैया का कोई इंप्रेशन पड़ेगा सबके आगे, आप सोच सकती हैं। पिंकी कुछ ज़्यादा ही बोल गई। आप इतनी सी बात को इतना बड़ा क्यों कर रही हैं पिंकी दी? सुमन ने बोला। यह लो, एक तो मैं समझा रही हूँ कि नई नई शादीशुदा हो आप, ढंग से रहा करो, उस पर से आप तो मुझे ही सुनाने लगी। पिंकी इतनी जोर से बातें बोल रही थी कि उसकी आवाज़ माँ जी के कानों तक पहुंची। क्या हुआ, क्या बहस कर रही हो तुम दोनों? कुछ नहीं माँ जी, सुमन बोली। कुछ नहीं किया, मैंने भाभी से इतने प्यार से कहा शाम हो गई है भैया आते होंगे, अब दिन भर काम करके अस्त व्यस्त सी हो गई हो, मैं तैयार कर दूँ, बस इतना ही कहा। भाभी मुझसे लड़ने लगी। इसमें क्या गलत कह दिया मैंने, बताइए, कहकर पिंकी रोने लगी। क्यों बहू, इसमें चिढ़ने लड़ने वाली क्या बात है? दिखती तो सीधी हो या अंदर से चुप्पी हो? नहीं माँ जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। मैं तो, सुमन घबरा कर अपनी सफाई देने लगी, लेकिन माँ जी ने बीच में ही टोक कर कहा, बस बस ज़्यादा बतंगड़ मत बनाओ, तुम्हें जैसे रहना हो रहो, तुम्हारी मर्जी। पिंकी तुम भी आगे से इस बात में ना पड़ो, आजकल की बहुओं से ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। जी मम्मा, कहकर पिंकी ने आंसू पोंछे कमरे से बाहर चली गई। अपने कमरे में आकर सुमन को पूरे घटनाक्रम पर घबराहट और अफसोस होने लगा। वो खुद को ही दोष देने लगी कि अगर वो चुपचाप हेयर स्टाइल बनवा लेती तो इतनी छोटी सी बात इतनी बड़ी ना होती, वो माँ जी से भी अनबन ना होती। अगर कहीं मनोज को पता चला तो वह भी उसे नाराज़ ना हो जाए। लेकिन उस घटना का किसी ने भी आपस में कोई जिक्र नहीं किया। परंतु माँ जी का व्यवहार थोड़ा सुमन के प्रति बदल गया। वह अब उससे खुश ना रहने लगी थी। इधर पिंकी लगातार किसी से फ़ोन पर बातों में लगी रहती। कॉलेज तो समय से जाती नहीं थी, लेकिन दोपहर बाद सहेलियों से नोट्स लेने के बहाने अक्सर घर से निकल जाती थी। हालांकि वह फैशनेबल तो पहले से ही थी, लेकिन हफ्ते भर से वह कुछ ज़्यादा ही तड़क भड़क कपड़े पहनकर सहेलियों से मिलने जाने लगी थी। सुमन को ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था, पर उसका दूसरा कारण यह भी था कि पिंकी जब भी फ़ोन पर बात कर रही होती और अगर सुमन को देख लेती तो तुरंत फ़ोन काट देती थी। सुमन को ये सब किसी गड़बड़ी का अंदेशा लग रहा था, लेकिन वो बिना सही जानकारी के किसी से कुछ भी कह नहीं सकती थी। वैसे भी माँ जी के मन में पिंकी के लिए पहले से ही उसके लिए जहर घोल दिया था। मनोज भी अक्सर उसे ही गलत समझने लगे तो बात बिगड़ सकती थी। इसलिए सुमन सब कुछ देखकर भी चुप थी। कुछ दिनों बाद वह अपने मायके चली गई। एक शाम उसके भैया भाभी और बच्चों ने मॉल जाने का प्रोग्राम बनाया। सुमन सबके साथ मॉल में शॉपिंग के लिए गई। थोड़ी देर घूमने फिरने के बाद बच्चे आइसक्रीम के लिए जिद करने लगे तो उसके भैया बोले, चलो आइसक्रीम खाने आइसक्रीम पार्लर में चलते हैं। वहाँ पहुँचकर भैया सबके लिए आइसक्रीम ले आते हैं। आइसक्रीम खाते खाते सुमन अपनी भाभी से बातें कर रही थी, तभी उसका भतीजा इधर उधर दौड़ने लगा। सुमन उसके पीछे जाती कि कहीं वो इधर उधर ना हो जाए। तभी वो एक टेबल से टकरा जाती और टेबल पर अपनी ननद पिंकी को एक अनजान आदमी के साथ देखकर वो चौंक सी जाती है और एक पल के लिए तो हड़बड़ा जाती है और कुछ कह भी नहीं पाती। तभी उसे लगता है कि अरे ये क्या हो गया।
सुमन ने देखा कि वो अपनी अजनबी व्यक्ति पिंकी का हाथ अपने हाथों में थामे है। सुमन को देखते ही पिंकी का चेहरा एकदम पीला सा पड़ गया। उसने अपना हाथ छुड़ा लिया। पिंकी दी, आप यहाँ? सुमन ने हैरत से सवाल किया। वो भाभी, पिंकी को कुछ बहाना समझ में नहीं आया, वो हकलाती ही रह गई। नमस्ते भाभी जी, वो पिंकी में मेरे दोस्त है, संजय हूँ मैं, मेरा नाम है, अजनबी ने कहा। हाँ हाँ भाभी, ये मेरे दोस्त थे स्कूल टाइम के। संजय को स्थिति संभालता देख पिंकी भी बोली। नमस्ते संजय जी, कहकर सुमन पिंकी की ओर देखकर बोली। आपके दोस्त आपसे काफ़ी बड़े नहीं हैं क्यों पिंकी दी? क्या इसका मतलब है भाभी? उसने गुस्से में बोला। सुमन हंसते बोली, अरे दी, मैं तो मजाक कर रही थी। आपने स्कूल फ्रेंड्स कहकर इंट्रोड्यूस कराया था ना, इसलिए। एक ही क्लास के तो नहीं लग रहे हैं आप दोनों। वह मैं सीनियर था इसका। आज अचानक यहाँ मिल गई तो मैंने सोचा चलो कहीं बैठकर बातें कर लेते हैं, बस इसलिए यहाँ आ गए। संजय ने बात को संभाल लिया। लेकिन पिंकी तो सुमन को अपने आगे कुछ समझती ही नहीं थी। उसे सुमन का इस तरह से तर्क करना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए तुनक कर बोली, तो क्या मैं अपने दोस्तों से भी नहीं मिल सकती भाभी? हाँ हाँ, क्यों नहीं मिल सकती, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, आप दोनों ही सफाई दे रहे हैं, सुमन ने जवाब दिया। फिर बात बदलते हुए बोली, अरे छोड़िए ये सब, अरे हाँ, यहाँ मेरे भैया भाभी भी आए हुए हैं, आइए आपको उन सबसे मिलाती हूँ। पिंकी में उनके सामने जाने की हिम्मत तो नहीं थी, इसलिए बहाना करते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं अब निकलूंगी, पहले ही देर हो गई, आप इंजॉय करिए। ये कहकर वहाँ से निकल गई। सुमन रात को अपने कमरे में लेटी शाम की घटना के बारे में सोच रही थी। उसे चिंता हो रही थी कि पिंकी अपनी हरकतों से कहीं किसी गलत व्यक्ति के चक्कर में ना फंस जाए। यह सोच रही होती है कि तभी फ़ोन बज बज उठता है। फ़ोन पिंकी का था। हेलो। हेलो भाभी, मैं पिंकी। हाँ दी, बोलिए। मैंने आपसे ये कहने के लिए फ़ोन किया है कि आप भैया या घर में किसी को नहीं कहिएगा। मैं आपको आज मॉल में मिली थी। क्यों? क्यों क्या? आप क्या घर वालों से मुझे डाँट पड़वाना चाहती हैं? नहीं, नहीं, लेकिन आपने तो कहा वो सिर्फ़ आपका दोस्त है, फिर क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं है, बस आप मेरे पर्सनल मैटर से दूर रहिए, समझी? देखिए दी, मैं आपकी भाभी हूँ। अगर आप कोई ऐसा काम करेंगी जिससे परिवार के सम्मान को ठेस पहुँचती हो, तो मेरा बोलना तो बनता है। अगर आपके मन में चोर नहीं तो डर किस बात का? पिंकी ने चिढ़कर फ़ोन काट दिया। सुमन मायके से वापस लौट आती है। वह जैसे ही अपने कमरे में पहुँचती, पीछे पीछे पिंकी तुरंत आ जाती है। उसके मन में यह भय था कि कहीं सुमन घर वालों से संजय के बारे में कोई बात ना करे। अरे पिंकी दीदी, आइए आइए, देखिए मैं आपके लिए क्या गिफ्ट लेकर आई। सुमन खुशी से बोली। लेकिन पिंकी गुस्से में थी। एक बात कान खोलकर सुन लो भाभी, आप मेरी ज़िंदगी से दूर रहो वरना अच्छा नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि आप घर वालों को मेरे खिलाफ भड़का देंगी तो यह आपकी भूल है। याद रखिए, पहले वह मेरे अपने हैं, बाद में आपके हैं। सुमन ने पिंकी का हाथ पकड़ कर कहा, मैं भी आपकी ही हूँ, आपकी हितैषी हूँ। आप जैसा सोचती हैं वैसा नहीं है, मेरे मन में आपके लिए ऐसा कोई भाव नहीं है। पिंकी सुमन का हाथ झटका देती है। बढ़िया हितैषी बनने, जब से आई है जासूसी ही करती रहती है। एक दिन अपनी सास से बातों बातों में सुमन कहती है, मम्मी जी, पिंकी दी की शादी के बारे में आपने क्या सोचा है? हाँ, पढ़ाई पूरी कर ले तो देखते हैं, करनी तो है ही, कौन बेटी को अपने पास रखना चाहता है। हम हाँ, पढ़ाई तो पूरी करनी ही होगी, लेकिन क्या पिंकी दी पढ़ाई के बाद जॉब भी करना चाहती है? वैसे अगर करना चाहे तो आजकल तो लोग जॉब करने वाली ही बहू ढूंढते हैं। पढ़ने में तो दिल लगता नहीं इस लड़की का। तुझे लगता है कि ये आज आगे कुछ कर भी पाएगी? अगर खुद के पैरों में खड़ी होने की चाह रखती तो मैं कुछ सोचती भी। वैसे आज इसकी शादी की बात क्यों छेड़ी तुमने? नहीं, बस ऐसे ही मन में आ गया विचार, कोई खास बात नहीं है। मैं जानती हूँ तुम इसके लक्षण देखकर सोच रही हो कि इसे जल्दी से शादी करके विदा कर दिया जाए। माँ जी के मुँह से बात सुनकर सुमन चकित रह गई कि माँ जी भी पिंकी की हरकतों पर नज़र रखे हैं, फिर क्यों उन्हें रोकती टोकती नहीं है। तुम सोचती होगी कि मैं उसे रोकती टोकती क्यों नहीं हूँ। मैं जानती हूँ यह मेरी गलती है, बचपन से हम सबकी ज़्यादा लाडली रही है, इसलिए बिगड़ सी गई है। अब ज़्यादा रोका टोका तो असर ही नहीं होगा उस पर। बहू, मैं चाहती तुम ज़रा इस पर निगाह रखो। ये कहाँ जाती किससे मिलती है, अभी ऐसी उम्र है कि अनेकों मिल जाएंगे बहकाने वाले, मुझे बस यही डर लगा रहता है। लेकिन माँ जी, मुझे लगता है हमें उसकी जासूसी करने की बजाय उसका मन बदलने की कोशिश करनी चाहिए, सुमन बोली। किसी का मन बदलना इतना आसान नहीं होता है, अब इतनी बड़ी हो गई है, क्या बदलेगी वो? माँ जी दुखी होती हुई बोली। आप चिंता मत कीजिए, सब मुझ पर छोड़ दीजिए, सुमन ने सास को आश्वासन दिया। तुम बहुत समझदार हो, मुझे तुम्हें समझने में भूल हुई है। उस दिन के अपने व्यवहार के लिए मैं शर्मिंदा हूँ, माँ जी बोली। अरे नहीं माँ जी, आप भी ये क्या कह रही हैं? आप माँ हैं और आप कुछ भी कह सकती हैं। वैसे भी किसी को इतनी जल्दी समझ पाना आसान नहीं होता है। हाँ, यही बात मुझे तुम्हारे बारे में धारणा बनाने से पहले सोचनी चाहिए थी। सुमन, कहते हैं संगत का असर पड़ता है।
मैं चाहती हूँ मेरी पिंकी भी तुम्हारी संगत का असर पड़े। इतना कहकर माँ जी थोड़ी सी भावुक हो गई और पिंकी भी थोड़ी भावुक हो गई। इसी भावुकता में दोनों कुछ देर तक शांत बैठी रहीं। सुमन के दिमाग में पिंकी को लेकर उथल पुथल थी। उसने अपनी सास से पिंकी को सही रास्ते पर लाने का वादा तो कर दिया था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उसके सामने यह था कि वह यह सब करेगी कैसे। तभी डोरबेल बजती है। सुमन उठकर दरवाज़ा खोलती है। दरवाजे पर पिंकी की सहेलियाँ थी। भाभी नमस्ते, पिंकी घर पर है? हाँ, ये बैठिए ना, मैं बुलाकर लाती हूँ। सुमन पिंकी के कमरे के दरवाजे को खटखटाती है, लेकिन पिंकी कोई जवाब नहीं देती। थोड़ा सा धक्का देने पर दरवाज़ा खुल जाता है। अंदर पिंकी नहीं थी। सुमन माजी के कमरे में जाकर उनसे पूछती, पिंकी दीदी कहीं बाहर गई हैं क्या? क्यों, क्या हुआ? हाँ, अपनी सहेलियों के पास गई है, वो रश्मि संगीता के पास। लेकिन क्यों पूछ रही हो? माजी ने कहा। वो पिंकी दी की सहेलियाँ आई हैं, सुमन ने बताया। अच्छा। माजी भी लिविंग रूम में पिंकी की सहेलियों से मिलने आ गई। अरे, यह तो रश्मि और संगीता ही है, माजी अचरज से बोली। हाँ, और साथ में रितु भी। पिंकी की सहेली रितु नमस्ते करते हुए हंसकर बोली। पिंकी, तो तुम ही लोगों से मिलने गई, तुम लोगों की आपस में बात नहीं हुई थी क्या? माँ जी ने पूछा। नहीं, पिंकी ने तो हमें नहीं बताया कि वह हमसे मिलने आने वाली, संगीता ने कहा। अच्छा, मैं फ़ोन लगाकर बता देती हूँ कि उसे तुम लोग यहाँ आए हुए हो। सुमन, तुम इन लोगों को चाय नाश्ता तो दो तब तक। इतना कहकर माँ जी अपने कमरे में चली गई। सुमन किचन में जाने लगी तो रश्मि ने उसे रोका। अरे भाभी, चाय वगैरह छोड़िए, आप यहाँ आइए, हमारे पास बैठिए। क्यों नहीं, बिल्कुल बैठूंगी भी और ढेर सारी बातें भी करूंगी, लेकिन पहले आपको अपने हाथों की बनी चाय पकौड़ी पहले टेस्ट करा दूँ ना। अरे भाभी, आप भी, संगीता मुस्कुरा कर बोली। कोई नहीं, आप लोग तब तक एल्बम देखिए शादी का, मैं सब कुछ ही दे ले आती हूँ। एल्बम देखकर वो किचन में चली गई। उधर माँ जी पिंकी को फ़ोन लगाती। हेलो पिंकी। हाँ मम्मी, बोलिए। पिंकी, तुम कहाँ हो? मैं अपनी सहेलियों के साथ पढ़ाई कर रही हूँ। कौन सी सहेली? माँ जी ने पूछा। क्या मम्मी, आप मेरी सहेलियों को नहीं जानती? बताकर तो गई थी कि संगीता और रश्मि के पास जा रही हूँ नोट्स लेने। अब नोट्स ज़्यादा बड़े नहीं है तो सोचा यहीं इन लोगों के साथ ही पूरा कर लूँ अपना काम। पिंकी ने बड़े निश्चिंत होकर झूठ बोल दिया। पिंकी को इतना झूठ बोलते देख माँ जी को बहुत गुस्सा आया। उनके मन में एक बार तो आया कि अभी डांट लगाएं, लेकिन फिर दूसरे ही पल ख्याल आ गया कि पिंकी और कितना झूठ बोल सकती है, ये देखना चाहिए। माँ जी अपने गुस्से को काबू में करते हुए बोली, कहाँ है संगीता, बात तो करा जरा। क्यों मम्मी, आपको संगीता से क्यों बात करनी है? बस ऐसे ही, बड़े दिन हो गए, उसके मम्मी पापा का हाल चाल भी नहीं पूछा है, इसलिए। माँ जी ने बहाना किया। वो मम्मी, क्या है ना कि संगीता भी अपनी मम्मी के किचन में हाथ बटा रही, पिंकी ने कहा। तो रश्मि से ही बात करा दे, माँ जी ने कहा। वो ना वॉशरूम गई है, पिंकी ने फिर बहाना बना दिया। पिंकी के झूठे जवाब सुनकर माँ जी को बहुत ही तेज गुस्सा आ रहा था। उनका गुस्सा भी बढ़ रहा था, लेकिन वो फ़ोन पर कुछ नहीं कहना चाहती थी। ठीक है, लेकिन तुम जल्दी घर आओ। क्यों मम्मी, कोई बात है क्या? नहीं नहीं, लेकिन क्या कोई बात नहीं होगी तो तुम घर नहीं आओगी? समय से घर आ जाओ, माँ जी ने कड़क स्वर में कहा। ओके मम्मी, पिंकी ने कहा तो माँ जी ने फ़ोन काट दिया। पिंकी सोचने लगी कि आज माँ को क्या हुआ। तभी संजय ने पीछे से आकर उसे बाहों में भर लिया। क्या हुआ डार्लिंग, तुम क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, तुम छोड़ो मुझे, इस तरह मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्यों भाई, क्या हम इतने बुरे हैं जो इतना भी नहीं चलता? मैं अभी कोई बहस नहीं करना चाहती हूँ। मुझे लग रहा है मम्मी नाराज़ है। उन्हें कहीं शक तो नहीं हो गया मैं सहेलियों के बहाने कहीं और गई हुई हूँ, तुमसे मिलने आई हुई हूँ? ओह, इसीलिए गुस्सा आ रहा है मैडम को? कहकर संजय दोबारा नज़दीक आने की कोशिश करता है, लेकिन पिंकी फिर उसे रोक देती है। नहीं देखो संजू, अब तुम्हें मुझसे शादी करने पर विचार करना चाहिए। कॉलेज पूरा होते ही मेरे घर वाले मुझ पर शादी का दबाव बनाने लगेंगे। अगर अभी ही किसी को शक हो गया तो फिर? अरे यार, तुम तो सीरियस हो जाती हो। शादी भी हो जाएगी, अभी घूमो फिरो मौज करो। क्यों शादी के पचड़े पड़कर चौका बर्तन में फंसना चाहती हो? अरे, पिंकी को संजय की बात मंजूर नहीं होती और दोनों में बहस जारी रहती है। इधर सुमन पिंकी की सहेलियों को चाय नाश्ता करवाती है। उसकी पिंकी की सहेलियों से अच्छी दोस्ती हो जाती है। भाभी, आपका स्वभाव तो बहुत अच्छा है। आप कितनी सरल और मिलनसार है, लग ही नहीं रहा है कि आपसे पहली बार मिल रहे हैं। संगीता बोलने लगी तो सुमन ने उसे रोकते हुए कहा, बस बस, आप लोग तो कुछ ज़्यादा ही चिढ़ा रही हैं मुझे। उसकी बात सुनकर रश्मि बोली, नहीं भाभी, सच कह रही है। आज आपसे मिलकर आपके विषय में हमारी सोच बदल गई है। मतलब? सुमन ने पूछा। मतलब कि बुरा मत मानिएगा भाभी, शादी में हमने जब आपको देखा तो आपका रूप रंग हमें साधारण लगा, लेकिन जब आज आपसे मिले और आपको जाने तो आप हमें उस दिन से कहीं ज़्यादा सुंदर लग रही हैं, रश्मि ने बोला। सुमन यह सुनकर थोड़ा सा गंभीर हो गई। दी, मेरे वश में तो मेरे बोल, मेरे सोच विचार, मेरा व्यवहार आदि ही है, बाकी रंग रूप उस पर तो कोई जोर नहीं है ना। सुमन को उदास होता देख रश्मि, संगीता, रितु तीनों ने उसे घेर लिया। फिर संगीता बोली, सॉरी भाभी, अब दिल पर मत लीजिएगा।
हमें तो जो महसूस हुआ हमने आपसे कह दिया, क्योंकि थोड़ी ही देर में आप हमसे इतना घुल मिल गए हो कि आपसे निसंकोच अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन सच यही है कि आप बहुत सुंदर हो, दिल से सुंदर हो। यह सुनकर सुमन के चेहरे पर हंसी आ जाती है। तभी दरवाज़ा खुलता है, पिंकी अंदर आती है। अंदर आते जैसे जैसे ही उसकी निगाह अपनी सहेलियों पर पड़ती, उसके चेहरे का तो रंग ही उड़ जाता है और वह हक्की बक्की वहीं बैठ खड़ी रह जाती है। कुछ देर तक उस कमरे में शांति सी हो जाती है। पिंकी को देख उसकी सहेलियां उठ खड़ी हुई, लेकिन उसके पैर तो जैसे वहीं जम गए थे। संगीता आगे बढ़ते हुए बोली, कहाँ थी यार अब तक? आंटी कह रही थी तू हमसे मिलने गई, लेकिन तूने तो हमें बताया ही नहीं कि तू हमारे घर आ रही है। पिंकी को कुछ जवाब देते ही नहीं बन रहा था। तभी रितु बोली, और फिर जब हम तुझे मिलने ही नहीं तो इतनी देर क्यों लगी आने में तुझे? तब तक मामी वहां आ चुकी थी, जिनको देखकर उसके बोल ही नहीं फूट रहे थे। कहीं और सहेलियां तो नहीं बना ली तूने हमारे अलावा? देख ले पिंकी, ये ठीक नहीं होगा, हम चारों बचपन की सहेलियां हैं, रश्मि ने मजाक में कहा। तुम लोग तो दरोगा की तरह पूछताछ करने लगी, पिंकी बोली, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट साफ देखी जा रही थी। सुमन मौके की नज़ाकत को देखते हुए बीच में बोली, पिंकी दी, आप लाइब्रेरी से किताबें इशू करवा कर नहीं लाई? अरे हाँ, वो नहीं भाभी, किताबें नहीं लाई, वहीं बैठकर नोट्स तैयार कर लिया, तो किताबें लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पिंकी को बचाने के लिए सुमन ने जो झूठ का सहारा दिया, उसे ही पकड़कर पिंकी ने भी नया झूठ बोल दिया। तो तुम लाइब्रेरी गई थी? रश्मि ने पूछा। हाँ, जब तुम लोग नहीं मिली तो मैं वहीं चली गई अपना काम पूरा करने, पिंकी ने कहा। अच्छा खैर छोड़ो ये सब, हम तो तुम तुम्हारा इंतज़ार करके जाने ही वाले थे, लेकिन सुमन भाभी ने जाने ही नहीं दिया। रश्मि ने जब यह बात की तो पिंकी ने गुस्से में भरकर सुमन की ओर देखा। तभी संगीता बोली, भाई पिंकी तू तो बड़ी लक्की है, इतनी अच्छी भाभी मिली है तुझे। अब तो घर में ही इतनी अच्छी सहेली मिल गई, कहीं हमें भूल ना जाना, कहकर सब खिलखिलाकर हंस पड़ी। कुछ देर वह तीनों वहां रुकी, फिर चली गई। उनके जाते पिंकी चुपचाप अपने कमरे में जाने लगी। तभी पीछे से माँ जी ने आवाज़ लगाई, रुक जा पिंकी। पिंकी के कदम वहीं रुक जाते हैं और वो पलटती है। तुम इतनी बड़ी निर्लज हो गई हो कि झूठ पर झूठ बोलती चली जा रही हो। ओ मम्मी, आप मम्मी, मैं सहेली के यहाँ गई थी, लेकिन वह मेरी नई सहेली है तो मैंने ऐसे ही कह दिया संगीता रश्मि का नाम, क्योंकि आप पूछती तो बेकार में नई सहेली का पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा। पिंकी ने एक और झूठ बोला, लेकिन इस बार माँ को ही असर नहीं हुआ। एक और झूठ पिंकी, तुम हमारे प्यार का, विश्वास का यह सिला दे रही हो? क्या हो गया तुम्हारी बुद्धि को? किसके बहकावे में हो तुम? अरे अपनी भाभी को ही देखो, उसे हमसे मिले चंद महीने ही हुए हैं, लेकिन सबका कितना मान करती है, सबके अनुसार खुद को बदलने में लगी रहती, दिन भर सबका ख्याल रखने में ही बीत जाता है। उससे कुछ सीखो तो तुम। माँ के सुमन की तरफदारी करते पिंकी के तन बदन में आग लग गई और गुस्से में भरकर बोली, प्लीज़ मम्मी, आप बेमतलब की बातें कर रही हैं, मेरी तुलना इससे कर रही है, मेरे पैर की धूल के बराबर भी नहीं है, बर्दाश्त भी नहीं कर सकती मैंने, बस शकल कहीं की। पिंकी, अपनी हद में रहो, अपनी बड़ी भाभी के बारे में तुम ऐसे सोचती हो? माँ जी का गुस्से में हाथ उठ गया, लेकिन तभी सुमन ने उन्हें रोका। माँ प्लीज़ छोड़िए ना। ओहो, आग लगाकर पानी डालने का नाटक कर रही हो? भड़का दिया माँ को मेरे बारे में, अब अच्छी बनने का दिखावा कर रही हो? पिंकी भी चिल्लाई। मैंने तो कुछ नहीं कहा माँ से, आपने ही जो कुछ फ़ोन पर कहा उसी से नाराज़ है माँ, कहकर सुमन ने पिंकी के कंधे पर हाथ रखा तो पिंकी ने झटक दिया। छूना मत मुझे, तुम जैसी को तो मैं अपने पास भी न फटकने दूँ। अपने रूप रंग का इतना गुरूर था उसे कि वह न तो रिश्ता देख पा रही थी, न ही पद पर क्या बोले जा रही है ये सोच पा रही थी। और हाँ मम्मी, बहकावे में तो मैं नहीं, आप हैं, भाभी के बहकावे में। आप सब जानना चाहती हैं ना? और जानना क्या चाहती हैं बता दो, इससे पहले कि आप कुछ और सोचो। आपको तो सिर्फ मेरे मुंह से सुनना है, तो सुनिए, मैं संजय से मिलने गई थी। संजय? कौन संजय? माँ ने सवाल किया। हम्म, पता तो आपको सब है, फिर भी बता रही हूँ, संजय मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उसे पसंद करती हूँ। पिंकी जोश में तो बोल गई। सुमन ने सर पकड़ लिया, क्योंकि उसे तो माँ ने सब कुछ बताया ही नहीं था इस बारे में। बेशरम, इसीलिए तुझे इतनी आज़ादी दी हमने कि बाहर ये सब गुल खिलाए, बदनामी करे हमारी? माँ ने फटकार लगाई। लेकिन पिंकी तो सोच रही थी कि अब जोरी पकड़ी गई तो क्या डरना, निडर होकर बोलना ये सबसे बेहतर रहेगा। बेशर्मी की क्या बात है, आजकल हर खूबसूरत लड़की के बॉयफ्रेंड होते हैं, लेकिन हमारे घर में ये नहीं चलेगा। तुम बगैर शादी के किसी भी लड़के के साथ ऐसे घूम फिर नहीं सकती हो। आने दो आज तुम्हारे भैया और पापा को, उन्हें भी तो पता चले कि तुम उनके लाड़ प्यार का क्या सिला दे रही हो। पिंकी को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वह अपने कमरे में चली गई। माँ उसे देखती ही रह गई। तब सुमन बोली, मम्मी, दीदी अभी गुस्से में है, आप ठंडे दिमाग से काम लीजिए, पापा को पता चला तो वो और भी गुस्सा करेंगे, कहीं बात बिगड़ ना जाए। सुमन, मैं तुम्हारी तरह नहीं सोच सकती हूँ, मैं इसकी हरकतें छुपाती रही इसीलिए ये इतना आगे बढ़ गई है। वैसे गुस्सा तो मैं तुमसे भी हूँ, तुमने भी पिंकी की सहेलियों के सामने झूठ बोलने में पिंकी का साथ ही क्यों दिया? माँ बोली। इस पर सुमन ने जवाब दिया,
माँ बताइए, पिंकी दी की सहेलियों के सामने ही अगर उनका झूठ पकड़ा जाता तो घर की बात बाहर नहीं चली जाती, इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। सॉरी माँ। ठीक है, लेकिन आज मुझे बहुत दुख हुआ कि पिंकी का ऐसा व्यवहार देखकर। सब मेरे ही तो संस्कार कहे जाएंगे ना। कहे ये कहकर माँ रोने लग गई। सुमन उन्हें चुप कराते हुए बोली, माँ आप रोइए मत। आप एक अलग नज़रिए से देखें तो पिंकी दीदी ने ऐसा कुछ गलत नहीं किया। आजकल लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, आत्मनिर्भर हैं। अगर वो अपनी पसंद से शादी करना चाहती है तो क्या गलत है इसमें। माँ को सुमन की बात कुछ ठीक लगी। लेकिन पिंकी के पापा से कैसे बात करूँ, क्या वह मान जाएंगे। इस पर सुमन ने सुझाव दिया, मैं पहले मनोज से बात करती हूँ, उन्हें राज़ी करती हूँ, वो पापा को मना लेंगे। लेकिन सबसे पहले आप पिंकी से बात कीजिए और पता कीजिए वो शादी करना तो चाहती है ना। सुमन, पिंकी ने तुम्हारा अपमान किया, उसका मुझे बहुत दुख है, माँ जी ने कहा। तो सुमन बोली, जाने दीजिए माँ, एक दिन उनकी सोच खुद बदल जाएगी। शाम को सुमन अपने कमरे में चाय लेकर पहुंची। यह लीजिए चाय। मनोज ऑफिस से तभी आकर हाथ मुंह धोकर बैठा ही था। लाओ, बस इसकी ही ज़रूरत थी, सुबह से आज कुछ ज़्यादा ही काम का स्ट्रेस था। सुमन मुस्कुराकर मनोज को चाय पीते हुए देखती रही। तभी मनोज ने पूछा, और तुम बताओ कैसा रहा आज का दिन। मैं आपसे कुछ बताना चाहती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप एक सुलझे हुए मन से मुझे सुनेंगे, सुमन ने मनोज से कहा। मनोज ने सुमन को मुस्कुराकर लेकिन सवाल भरी निगाहों से देखकर पूछा, ऐसा क्या कहना चाहती हो। पिंकी पिंकी दीदी एक लड़के को पसंद करती हैं, सुमन ने जवाब दिया। क्या। मनोज चौंक गया। देखिए, नाराज मत होना, ठंडे दिमाग से सोच समझकर फिर कुछ कहिएगा। बल्कि मैं तो चाहूँगी कि यदि उचित लगे तो उनका साथ दीजिएगा आप। दीदी ये बच्ची नहीं है, बालिग है, सुमन समझाते हुए बोली। बालिग है तो क्या मनमानी करेगी। मनोज थोड़ा नाराज हुआ। प्यार करना मनमानी करना तो नहीं, सुमन ने कहा। इस उम्र में आकर्षण स्वाभाविक है, हर आकर्षण प्यार नहीं होता। सुमन, उसे पढ़ने लिखने और करियर बनाने में ध्यान देना चाहिए। शादी तो अच्छा घर देखकर मम्मी पापा कर ही देंगे, मनोज ने कहा। आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम उन्हें रोकेंगे तो वो विद्रोह भी कर सकती हैं, सुमन बोली। तो इस डर से क्या उसकी गलत बात भी हम मान लें, मनोज ने कहा। आप बिना जाने कैसे कह सकती क्यों किसी गलत इंसान को ही पसंद कर रही है। जैसे अरेंज मैरिज में लड़के के घर द्वार का पता लगाया जाता है, वैसे ही हम भी इस बात का पता लगा सकते हैं। आप लोग एक बार सोचिए तो, सुमन ने समझाया। हाँ, यह बात तो तुम सही ही कह रही हो, देखता हूँ मैं मम्मी पापा से बात करके, मनोज ने कहा। उधर माँ पिंकी के कमरे में उससे बात करने जाती। पिंकी उन्हें देखकर मुंह फेर लेती। पिंकी, माँ आवाज़ देती है। एक अच्छी बात है, एक गलत बात भी करो उस पर मुंह ही तुम्हारा फुला रहता है। मैंने क्या गलती की है, पिंकी उठकर बैठ गई। मुझसे झूठ बोलकर घर से जाना, सहेली के घर जाने का कहकर किसी अनजान लड़के से मिलना, क्या यह गलत नहीं है। माँ ने सवाल किया, जिसे सुनकर पिंकी ने नजरें झुका ली। माँ ने फिर कहा, जो भी है अब, लेकिन पहले बताओ लड़का कौन है, कैसा है, क्या तुम उसे कितना जानती हो। मम्मी, वह मेरे कॉलेज में एक लड़की पढ़ती है, उसका भाई है। मेरी उसे कॉलेज के बाहर ही मुलाकात हुई थी, कुछ महीने पहले ही मैं उनसे मिली हूँ। मेरी इन सहेलियों को उसके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि मुझे मिलने के लिए अलग जगह पर बुलाता है। पिंकी ने माँ को सब बता दिया। उसके घर परिवार के बारे में कुछ पता है, क्या करता है, माँ ने पूछा। हाँ, सरकारी नौकरी करता है, पिंकी बोली। अच्छा। माँ, उसी ने कहा है मुझसे, बाकी ज़्यादा मुझे नहीं पता। फ़ोटो दिखाओ। फिर फ़ोटो देखकर माँ कहती, उम्र का तो तुम दोनों में बहुत ही फ़र्क लग रहा है। माँ, उम्र को क्या इतना महत्व दे रहे हो आप, संजय बहुत अच्छा इंसान है, पिंकी बोली। हाँ, हो सकता है, लेकिन मैं माँ तुम्हारी हूँ, तुम्हारा भला बुरा सब देखकर ही तो फैसला करूँगी, माँ ने जवाब दिया। फैसला? कैसा फैसला। तुम्हारी शादी का फैसला। तुम्हारी भाभी का कहना है कि तुम बालिग हो, तुम्हें अपनी पसंद का साथी चुनने का हक है। शादी तो मुझे तुम्हारी करनी ही है, तो ठीक है, पहले तुम्हें तुम्हारी पसंद के लड़के से ही बात करना ठीक रहेगा। तुम्हारी खुशी और तुम्हारा सुख ही तो हमारा मकसद है, माँ ने कहा। तो पिंकी की आंखें आश्चर्य से फैल गई। भाभी ने कहा ये सब। हाँ, यह वह भाभी ही तुम्हारी दुश्मन नहीं है। मम्मी, आपको वो बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी है, पिंकी की बात सुनकर माँ कहती है। बस यही तो हम औरतें हार जाती हैं। वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसके जीवन भर सही गलत के तराजू में तौलती रहती हैं। और बेटी कितनी भी गलत क्यों ना करे, दिल उससे ज़्यादा किसी और से प्रेम कर ही नहीं पाता। लेकिन आप तो उनका ही पक्ष लेती हैं, पिंकी घूरकर बोली। तब वो उसे समझाते हुए कहती, पहली बात, उसने कोई गलती की ही नहीं है। दूसरी बात, वह तुम्हारी भी परवाह करती है, तो मैं कैसे ना पिससती। फिर मैं एक बेटी की माँ भी हूँ। कल को तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारा कुछ गलत ना करें, इसलिए मुझे भी दूसरे की बेटी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। सब अच्छे बुरे कर्मों का फल हमें इसी जन्म में मिलता है। माँ, आपने तो सांवली सूरत वाली साधारण सी लड़की से अपने इतने अच्छे दिखने वाले बेटे का ब्याह किया है। क्या यह आपका अच्छा कर्म या बड़प्पन नहीं है। आपने तो उन पर उपकार ही किया है, वैसे भी मुझे ससुराल वाले क्यों कुछ कहेंगे।
आपकी बेटी के रंग रूप को तो सब देखते ही रह जाते हैं। मुझसे तो कॉलेज में हर कोई दोस्ती करना चाहता है। भाभी की और मेरी क्या ही बराबरी। उसकी बचकानी बात सुनकर माँ को हंसी आ जाती है। बेटी, रूप ही सिर्फ गुण नहीं होता है। ससुराल में तुम्हारा सिर्फ चेहरा नहीं देखा जाएगा, तुम्हारे कार्यों से तुम्हें पल पल आंका जाएगा। दूसरों का सम्मान करना आना भी सबसे बड़ा गुण होता है, जो तुम्हारी भाभी में है, लेकिन तुम अभी नहीं समझोगी। हालांकि इस बार माँ की बात सुनकर पिंकी सोच में पड़ जाती है। उसने इस तरीके से तो कभी सोचा ही नहीं था। संजय से बात करो, हम सब उससे कब मिल सकते हैं? तुम्हारे पापा को भी अभी मनाना होगा। वह कहा, यह कहकर माँ चली गई। माँ और मनोज पापा को भी संजय के यहाँ रिश्ता लेकर जाने के लिए मना लेते हैं। पिंकी संजय को फ़ोन करती बताती कि घर वाले उससे मिलना चाहते हैं। अरे यार, तुम तो शादी को लेकर इतनी सीरियस हो गई हो, संजय खींचते हुए बोला। शादी की बात पर संजय का बार बार इस तरह से टाल मटोल करना पिंकी को बहुत ही बुरा लग रहा था। पिंकी संजय की बात पर भड़क गई तो तमक कर कहती है, यह क्या बार बार सीरियस सीरियस लगा रखा है? क्या तुम उसे शादी नहीं करना चाहते हो? अब तो मेरे घर वालों को ही पता चल गया है, वही जोर दे रहे हैं रिश्ते के लिए, समझे? इस इस बात पर संजय जवाब देता है, अभी मेरे लिए मेरी शादी प्राथमिकता नहीं, बल्कि बहन की शादी पहले करनी है। लेकिन वो तो तुमसे बहुत छोटी है। तो क्या हुआ, शादी लायक तो है ना? अच्छा, बहस बंद करो, बाद में बात करता हूँ, कहकर संजय ने फ़ोन काट दिया। उसका ऐसा व्यवहार देखकर पिंकी का मन चिंतित हो गया। वह परेशान हो गई। संजय का ये बर्ताव उसे समझ में नहीं आ रहा था। कहाँ तो इतने वक्त से प्यार की मीठी मीठी बातें करता था, शादी सपने दिखाता था, सुंदर जिंदगी के वादे करता था, और अब जब हकीकत में वो यही सब होने जा रहा है तो चिढ़ क्यों रहा है? जब वह लिविंग रूम में बैठी सोच रही थी और सोच में खोई हुई थी, तभी माँ ने पूछा, पिंकी, तुमने संजय से बात की? माँ के अचानक पूछे गए इस प्रश्न से वह हड़बड़ा गई। हाँ हाँ मम्मी, वो संजय कह रहे थे कि क्या कर रही हो, ठीक से बोलो ना। कि वो अभी पहले अपनी बहन की शादी करेंगे। पिंकी ने हिम्मत करके अपनी बात पूरी की। अच्छा, वो क्या बहन की शादी की बात चल रही है? पता नहीं मम्मी, तो पूछना था ना। माँ ये कहकर खुद ही सोच में पड़ गई। फिर कुछ सोचकर बोली, पिंकी देखो बेटा, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। दोनों भाई बहन में उम्र का इतना फ़र्क है, तब से क्या वह बहन के लिए कुंवारा ही बैठा है? माँ को परेशान होता देखकर पिंकी माँ के गले में हाथ डालकर कहती, अरे प्यारी माँ, आप ज़्यादा चिंता करती हो। चिंता वाली कोई बात नहीं है, हम दोनों के बीच में गहरा प्रेम और विश्वास है। और फिर आप ही तो कहती हो ना कि दुनिया विश्वास पर ही कायम है। फिर आप खुद ही, बेटा, जब अपनी बिटिया के जीवन की बात हो तो सब ज्ञान की बातें एक तरफ धरी की धरी रह जाती हैं। फिर तो अनुभव ही गुरु हो जाता है। खैर, तू भी गलत नहीं कह रही है। माँ भी पिंकी के सीने से लगाकर दुलारती है। पिंकी ने कहा तो दिया था, लेकिन चिंता तो उसे भी हो रही थी। जाने संजय के मन में क्या है। वो तो कितनी खुश थी कि माँ मान गई, घर वालों को मनाकर मेरी शादी मेरे मनपसंद इंसान से कर देंगी। ये तो सोचा ही नहीं था कि जिससे उसका साथ जुड़ना है, गृहस्थी बसाने के सपने देख रही, वही ऐसा करना करेगा, उसे मनाना पड़ेगा। सुमन भी पिंकी के परेशान चेहरे को बड़े गौर से देख रही थी, जो खुद उस समय वहीं लिविंग रूम में ही बैठी थी। माँ के वहाँ से जाने के बाद सुमन पिंकी से कहती, पिंकी दी, आप कुछ परेशान सी लग रही हैं, मुझसे शेयर कर सकती हैं क्या आप? पिंकी को उससे कुछ भी कहने में हिचकिचाहट होती है, तो सुमन उसे वो आश्वस्त करती हैं कि वह किसी से कभी कुछ नहीं कहेगी। पिंकी हिम्मत करके भाभी से बोलती है, भाभी, पता नहीं क्यों संजय शादी की बात पर टालमटोल कर रहा है। वो आपसे प्यार तो करता है ना? सुमन ने पूछा। प्यार तो करता है, तारीफें करता है मेरी बहुत। कहता है तुम जैसी कोई दूसरी को मुझे कभी नहीं मिल सकती, लेकिन पता नहीं शादी की बात करते क्यों चिढ़ जाता है। पिंकी ने बताया तो सुमन बोलती, हो सकता है कि अभी कोई और बात हो, आपको उनसे मिलकर बात करनी चाहिए। फ़ोन पर ऐसी बातें करना ठीक नहीं होता है। उनसे कहिएगा कि ठीक है, शादी भले ही अभी ना करें, सिर्फ सगाई कर लें, या सिर्फ मम्मी पापा से अपने घर वालों को ही मिला दें। एक बार शादी तय हो जाएगी, फिर होती रहेगी, उनकी सुविधा के अनुसार शादी बाद में कभी भी कर लेंगे। पिंकी को सुमन की ये सलाह भी ठीक लगी। ठीक है भाभी, आप कहती हैं तो मैं उनसे जाकर मिल लेती हूँ। पिंकी अभी भाभी से कहती हुई संजय से खुद मिलने चली जाती है। देखो संजय, तुम एक बार मेरे घर वालों से मिल लो, शादी चाहे बाद में कर लेना। तुम्हारे घर वालों की इतनी जल्दी क्या है? ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? क्या मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो? प्यार नहीं करते हो क्या मुझसे? अरे बस, तुम तो गले ही पड़ गई मेरे। गले पड़ गई हूँ? मैं तुम्हारे गले पड़ गई हूँ? तुम ही तो आए थे मेरे पास और आज ऐसा कह रहे हो? पिंकी को संजय के ऐसे बोल पर बहुत गुस्सा आ रहा था। हाँ आया था, लेकिन सिर्फ कुछ घंटे मन बहलाना मेरा मकसद था, संजय बेशर्मी से बोला। संजय का ऐसा जवाब सुनकर पिंकी का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया, लेकिन वह बोलता जा रहा था। उसके एक एक शब्द हथौड़े की तरह पिंकी के दिल पर वार कर रहे थे। औरतों के लिए उसकी सोच कितनी ऊंची थी। वो तो उसे सिर माथे पर बिठाना चाहती थी, उसे अपना भगवान समझा और वो राक्षसों से जैसे बोले जा रहा था। वह फिर बोला, आश्चर्य से मत देखो, बल्कि सुनो।
तुम्हारी जैसी लड़कियों को सिर्फ गर्लफ्रेंड बनाकर एंजॉय किया जाता है। तुम जैसे से शादी नहीं की जाती है। शादी के लिए सुघड़ संस्कारी लड़कियां चुनी जाती हैं, जो गृहस्थी संभाल सके, जो चरित्रवान हो। तुम्हारी जैसी नहीं, जो शादी से पहले ही पता नहीं कितनों के संग। बस संजय, तुम बहुत बोल चुके। पिंकी तो रो रही थी। उसके मुंह से हिचकियों की आवाज़ के सिवा कुछ नहीं निकल पा रहा था। लेकिन फिर ये आवाज़ किसकी थी? ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? क्या मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो क्या आ गया है तुम्हें? क्या तुम प्यार नहीं करते थे मुझसे? बोलो। अरे बस, तुम तो गले ही पड़ गई हो। अरे पड़ गई हूँ का क्या मतलब होता है? फिर वही बातें। आवाज़ कहाँ से आई है जानने संजय ने पलट कर देखा तो वहाँ सुमन खड़ी थी। वह तेज चाल से चलती संजय के पास आई और खींच कर एक थप्पड़ जड़ दिया। यह थप्पड़ तुम्हारी बदतमीजी के लिए है, जो तुमने पिंकी दीदी का अपमान करके की है। अब तुम्हें हमेशा याद रहेगा कि किसी लड़की का अपमान करना कितना महंगा पड़ सकता है तुम्हें। बाकी सज़ा तो तुम्हें पिंकी दीदी खुद ही दे देंगी। सज़ा? किस बात की सज़ा? शादी के लिए मना करना कोई अपराध नहीं है। मैं नहीं करना चाहता हूँ इससे शादी, संजय बोला। करोगे भी कैसे? पहले से ही शादीशुदा जो हो। सुमन ने ये कहकर उससे जैसे धमाका ही कर दिया। क्या? पिंकी भी सुनकर सन्न रह गई। संजय का मुंह देखने लायक था। हाँ पिंकी दी, ये शादीशुदा है, इसीलिए आपको टाल रहा था। दूसरी शादी ना करना पड़े तो आप में ही कमी निकाल रहा है। बहुत आसान है ऐसे लोगों के लिए लड़की के चरित्र पर उंगली उठाना। अगर लड़की शादी के पहले प्यार करे तो चरित्रहीन है, और लड़का करे तो सब ठीक है। खुद को धोखा देते हो, भली भली लड़कियों को, और चरित्रवान बनते हो। पिंकी सुमन को एकटक देखे जा रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था इन सब बातों पर। तब सुमन ने उसकी तरफ देखकर बोला, देख क्या रही हैं आप? इसने आपको धोखा दिया, पहले से ही शादीशुदा है और आपसे फ्लर्ट कर रहा है। आपका अपमान भी किया है इसने। इसे तो ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। उठाइए ये डंडा और कर दीजिए इसकी धुलाई, ताकि आगे से महिलाओं की इज्जत करना सीखेगा। यह कहकर उसने पिंकी को डंडा पकड़ाया और उसने वहीं पास से उठाया था। उसके बाद तो पिंकी ने उसकी मदद से पिटाई की और सुमन ने भी उसका बेहद साथ दिया। माफ़ कर दो कहते वह चुप हो रहा था। उसने बोला, अब आगे से ऐसा नहीं करूँगा, सब लड़कियों को बहन ही समझूंगा। प्लीज़ प्लीज़, वह गिड़गिड़ाने लगा। हाँ अब तो ठीक है, जाओ यहाँ से। अब कभी भी किसी को नज़र उठा के मत देखना। इतना कहकर पिंकी ने डंडा वहीं ज़मीन पर पटक दिया। संजय वहाँ से सरपट भाग निकला। उसके जाने के बाद पिंकी सिर झुकाकर खड़ी हो गई। चलिए दी, घर चले। नहीं भाभी, मैं घर जाने लायक नहीं हूँ। किस मुंह से मैं घर जाऊंगी? आपने कुछ गलत नहीं किया है। गलत जिसने किया था उसने, उसका सबक मिल गया। नहीं भाभी, सबक तो मुझे मिला है। मैंने हमेशा आपको नीचा समझा, सिर्फ रूप रंग को इसका कारण जाना। आपको हमेशा अपमान किया और भगवान ने मुझे इसलिए सबक सिखाया। संजय से अपमान करवा कर उसने सब कुछ गलत नहीं किया। सच ही तो कहा, मुझ जैसी लड़कियां किसी का घर नहीं बसा सकती। मम्मी तो यह भी कहती है कि सिर्फ रंग रूप से कुछ नहीं होता है, फिर अन्य कोई गुण तो मुझ में है भी नहीं ना। सुमन उसे बहुत ध्यान से सुन रही थी। जब पिंकी बोल चुकी तब सुमन ने कहा, एक बात कहूँ, आप पहले से भी गलत सोच रही थी और अब भी गलत ही सोच रही हैं। आप अब भी गलत कह रही हैं। यह सच है कि शारीरिक सुंदरता सब कुछ नहीं होती। वह कोई उपलब्धि नहीं है। आप पहले ही बहुत सुंदर हैं। आप पहले अपने से कम सुंदर को कुछ समझती भी नहीं थी, उसे अपने से नीचा समझती थी। अब जब आपकी यह बात सच समझ हो गई है, तब आप खुद को गिरा रही हैं। दीना, खुद को नीचा समझिए, ना किसी और को। इसके अलावा जिन गुणों की बात माँ कह रही थी वो तो सीखे भी जा सकते हैं ना। चलिए, दिल छोटा मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। शुक्र मनाइए कि समय रहते हम संजय का सच जान गए, वरना कितनी बदनामी हो जाती। लेकिन भाभी, आपको संजय के बारे में कैसे पता चला? आप यहाँ कैसे पहुँची? सॉरी दी, आपकी जासूसी करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन करनी पड़ी। जब मैं पहली बार मिली थी संजय से, तब से ये मुझे खटक रहा था। एक तो ये आपसे काफ़ी उम्रदराज था, और पहली मुलाकात में मुझसे झूठ बोला कि ये आपका क्लासमेट है। मैंने आपकी सहेली संगीता से मदद ली, उसने संजय की बहन से सारी जानकारी ली। तब पता चला कि संजय तो पहले ही शादीशुदा है। शादी के दबाव भी मैंने माँ से कहकर इसीलिए डलवाया था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर ये झूठा होगा तो कभी भी शादी के लिए हाँ नहीं कहेगा। वैसे भी जब तक सब पता चला, आप यहाँ आ चुकी थी। आप संजय से यहाँ मिलने वाली ये बात तो आप आज बताकर ही आई थी। मैं इसका भंडाफोड़ आपके सामने ही करवाना चाहती थी। भाभी, मैंने आपका कितना अपमान किया, फिर भी आपने मेरा भला ही सोचा। माँ सही कहती थी, आप बहुत अच्छी हो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या आप मुझे माफ़ नहीं कर पाएंगी? हाँ, मैंने आपको माफ़ कर दिया, क्योंकि आप मेरी अपनी हैं। मेरे लिए यही खुशी की बात है कि आपने मुझे स्वीकार कर लिया है। सुमन के यह कहते पिंकी उसे लिपट गई। फिर सुमन हंसकर बोली, अब घर चले दी, माँ इंतज़ार कर रही है। घर पहुँचकर पिंकी ये सबको सारी बात बता देती है। चलो, आज मेरी बेटी एक फ्रॉड आदमी के चंगुल से छूट गई। और सुमन, यह सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। लगता है तुम बड़ी ही शांत स्वभाव की सीधी सादी लड़की हो,
लेकिन तुम तो बहुत ही होशियार भी हो। अगर बच्चे इतने समझदार हों तो ऐसे घरों पर कभी भी कोई आँच नहीं आ सकती, कहकर माँ पिंकी और सुमन दोनों के गले लगा लेती है। इसी बात पर आज चाय पिंकी ही बनाएगी। पिताजी माहौल को थोड़ा हल्का करते हैं। बिल्कुल पापा, अभी लाई, कहकर पिंकी खुश होते हुए किचन में चली जाती है। रात को जब मनोज और सुमन अपने कमरे में होते हैं तब मनोज सुमन से कहता है, याद है सुमन, हमारी शादी की पहली रात तुमने मुझसे पूछा था कि तुम मुझे सुंदर लगती हो कि नहीं। हाँ, नहीं तो मैंने सिर्फ पूछा था कि आपने मुझसे अपनी पसंद से शादी की है नहीं। ये आपने कहा था कि अगर मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं आपको सुंदर लगती हूँ या नहीं तो आपने मुझे अभी इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे कहकर टाल दिया था। सुमन ने मनोज को ये याद दिलाया। मनोज हंसते हुए कहता, अरे हाँ हाँ, तुम औरतों की याददाश्त को कौन चुनौती दे सकता है। फिर उसका हाथ अपने हाथ में लेके कहता है, मैंने तब कहा था कि अभी इसका जवाब मेरे पास नहीं है, तो आज उसका जवाब मेरे पास है। सुमन के चेहरे पर अचानक से चमक आ गई। बड़ी उत्सुकता से वह उन्हें देखती रही। क्या? तुम बहुत सुंदर हो, बहुत 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 सुंदर हो, तन से भी और मन से भी। मैंने उस दिन यह जवाब इसलिए नहीं दिया था क्योंकि मैं तन की सुंदरता में नहीं, मन की सुंदरता को मानता हूँ। और मन की सुंदरता को देखने के लिए पहले तुम्हें जानना बाकी था। आज तुमने साबित कर दिया अपनी सुंदरता को। फिर गाना गाने के अंदाज में कहता है, तेरी सांवली सूरत का तो मैं हूँ अब दीवाना दीवाना दीवाना। धत, आप भी ना अच्छा कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। सुमन को उसका जवाब मिल गया था और वो बहुत ही खुश थी। सुमन को उसके ससुराल में उसके हिस्से का सम्मान स्थान मिल चुका था, लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती है। अभी एक हिसाब बाकी था जिसे पूरा होना था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। सुमन को भी एक बेटा हुआ जो देखने में अपने पिता का ही प्रतिरूप था। सुमन और मनोज दोनों ही उसे हमेशा अच्छी सीख देते थे। पिंकी की भी शादी एक सभ्य परिवार में हुई। सुमन के बेटे पीयूष ने भी अपनी पढ़ाई पूरी करके सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली थी। उसके लिए भी शादी के प्रस्ताव आने लगे। एक दिन माँ जी ने सुमन से पीयूष की शादी के विषय पर चर्चा करते हुए कहा, सुमन, मनोज की मौसी पीयूष के लिए एक लड़की बता रही है, अगर तुम कहो तो बात बढ़ाएं। आपके और पापा के होते हुए मैं क्या कहूँगी, आप दोनों ही जैसा ठीक समझे वैसा तय करें, सुमन ने जवाब दिया। लेकिन बेटा तो तुम्हारा है ना, तुम्हारी रजामंदी तो होनी ही चाहिए, माँ जी ने कहा। इस पर सुमन ने जवाब दिया, आपका भी तो पोता है। हाँ, तो मैं भी अपनी राय बताऊंगी, लेकिन लड़की वालों से मिलने तो तुम्हें ही जाना चाहिए। आखिर बहू से निभाना तो तुम्हें ही होगा ना आगे, माँ ने कहा। सच तो यह है माँ की पीयूष की जिंदगी का सवाल है, उसे ही तय करने दे, सुमन बोली। तब माँ ने सुमन से पीयूष से बात करने को कहा। उसी वक्त मनोज और पीयूष घर में प्रवेश करते हैं। मनोज, जो कि दोनों की बात सुन चुका था, वो उनके बीच में ही बात काट कर कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों सास बहू पलटकर उसे सवाल भरी नज़रों से देखती। तब माँ पूछती, क्यों, क्या कह रहे हो? क्योंकि आपका पोता पहले किसी को पसंद कर चुका है, मनोज ने बताया। सुमन को बड़ा आश्चर्य होता है। वह पीयूष से पूछती, क्यों पीयूष, क्या यह सच है? वो, माँ आप नाराज मत हो, अगर आपको पसंद नहीं होगी तो मैं उससे शादी नहीं करूँगा। पीयूष के चेहरे पर घबराहट थी। सुमन उसकी बात सुनकर हंसने लगती है। सोच लो, अगर मुझे नहीं पसंद आई तो मैं मना भी कर सकती हूँ। हाँ मम्मी, बिल्कुल, मैंने उसे पहले ही कह दिया है कि मेरी माँ का फैसला ही अंतिम फैसला होगा। नाम क्या है उसका, सुमन ने पूछा तो पीयूष ने उत्तर दिया, नीलिमा। सब तैयार होकर अगले ही दिन लड़की वालों के यहाँ पहुँचते हैं। सुमन उनके घर के नज़दीक ही एक गिफ्ट शॉप को देखकर वहाँ रुक जाती है। आप लोग चलिए, मैं भी आती हूँ। क्यों, क्या हुआ मम्मी, पीयूष ने पूछा। मैं अपनी बहू के लिए गिफ्ट लेना चाहती हूँ। पहली बार मिलूंगी तो क्या खाली हाथ जाऊंगी? सुमन बोली तो पीयूष मुस्कुरा देता है। मैं रुकता हूँ पीयूष, तुम दादाजी और दादी जी को लेकर उनके घर में पहुँचो, मनोज ने कहा। मैं बस आ ही रही हूँ, आप भी सबके साथ चले। नीलिमा के पिताजी कितनी बार फ़ोन कर चुके हैं, सुमन मनोज से कहती है तो सुमन को वहीं छोड़कर बाकी लोग आगे चल देते हैं। वहाँ पहुंचकर पीयूष ही नीलिमा के घर वालों से अपने घर वालों का परिचय कराता है। तभी नीलिमा की माँ कहती, पीयूष आपकी मम्मी नहीं आई? मम्मी अभी आ रही, उन्हें थोड़ा काम था तो पीछे रह गई, थोड़ी देर में आती ही होंगी, पीयूष ने उत्तर दिया। ओह अच्छा। नीलिमा की माँ अपनी बेटी की तारीफें पीयूष की दादी से करने लगती हैं। नीलिमा पढ़ी लिखी थी, हर काम में निपुण थी, लेकिन सुंदर वह भी नहीं थी। उसका भी रंग सांवला ही था। नीलिमा के पिताजी पीयूष के पिता मनोज से बातें कर रहे थे। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको मेरी बेटी हमारे हमारी ओर से कभी कोई शिकायत नहीं होगी। अरे ऐसी की बातें क्यों सोच रहे हैं आप, मनोज ने कहा। वे बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ सुमन आ जाती है। सुमन को देखकर नीलिमा के पिता के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उन्हें देखकर सुमन के चेहरे की खुशी भी गायब हो जाती है। नीलिमा के पिता कोई और नहीं, वही व्यक्ति थे जिसने सुमन को सांवली रंगत कारण शादी से मना कर दिया था। और वह वहीं खड़ी रह जाती है। नीलिमा की माँ सुमन को आदर सहित बैठाती है। पीयूष के दादाजी, दादी जी और पिता मनोज नीलिमा के माता पिता से बातचीत कर रहे होते हैं, लेकिन सुमन किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करती। यह देखकर नीलिमा के पिता पवन जी
के मन में तरह तरह की शंका उठने लगती है। उन्हें यह चिंता सताने लगती है कि कहीं सुमन अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए इस रिश्ते से इनकार ना कर दे। नीलिमा पीयूष के बारे में उसके सगे संबंधी तक भी खबर पहुंच चुकी थी। अगर ये रिश्ता ना हुआ तो रिश्तेदार सवाल करेंगे, ना भी करे सवाल तो आपस में बातें तो बनाएंगे ना। नीलिमा का दिल टूटने सा हो गया। नीलिमा उसकी बहुत लाडली थी। उसकी आंखों में आंसुओं की कल्पना से भयभीत हो उठा। अचानक पसीने से तरबतर हो गया। क्या हुआ भाई साहब, आप कुछ परेशान हैं क्या? मनोज के कहते ही उनका ध्यान टूटा। उन्होंने सुमन की ओर देखा, जो अब भी गंभीर होकर चुपचाप बैठी थी। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो गर्मी ज़्यादा लगती है ना मुझे, इसलिए। मैं क्या कहता हूँ कि आप लोगों ने क्या सोचा इस रिश्ते के बारे में? माता जी आप बड़ी हैं, आप ही बताइए ना। पवन जी हड़बड़ाहट में एक झटके में बोल गए। तब माँ जी ने कहा, यह ठीक है कि मैं बड़ी हूँ, लेकिन हमने अपने बच्चों को शादी के फैसले खुद लेने के लिए कहा है। अब पीयूष की शादी का फैसला लेने का हक उसके मम्मी पापा का है, खास तौर पर उसकी माँ का हक है। माँ जी की बात सुनकर पवन जी का मुंह बेहद ही उतर गया। तब नीलिमा की माँ पवन जी कानों में कहती, आप ऐसे फोर्स मत करिए, सीधे सीधे ऐसे नहीं पूछना चाहिए, वो खुद ही अपना फैसला आपको बता देंगे, थोड़ा धैर्य रखिए। इतनी देर में सुमन कहती है, आपकी बेटी बहुत प्यारी है, लेकिन शादी जीवन का सबसे अहम फैसला है। दो लोगों में शादी होती ज़रूर है, लेकिन निभाना पूरे परिवार को होता है। तो इसमें जल्दबाजी ठीक नहीं। हम आपस में घर पर बात करके आपको जवाब देंगे। यह कहकर वो मनोज की तरफ देखती है तो वो भी उसकी बात पर सहमति जताते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, नीलिमा की माँ ने कहा। उसके बाद सभी अपने घर लौट आते हैं। सुमन को के अपने कमरे में पहुँचते पीयूष पीछे पीछे आ जाते हैं। मम्मी आपको नीलिमा पसंद नहीं आई क्या? ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें, क्यों मुझे पसंद नहीं है? सुमन ने पलटकर सवाल किया। वो आप खुश नहीं लग रही थी वहाँ भी, उसने कहा। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सुमन बोली। आप तो बिना देखे नीलिमा को बहू मान चुकी थी, फिर वहाँ पर रिश्ते के लिए हाँ नहीं की, और जो गिफ्ट आप उसके लिए लेकर गई थी वह भी नहीं दिया। पीयूष ने वही बात की। सुमन कुछ कहती उससे पहले उसके मोबाइल पर कॉल आ गया। पीयूष मैं थोड़ी देर में बात करती हूँ। सुमन के ऐसा कहने पर पीयूष चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। सुमन कॉल उठाती है। हेलो। हेलो सुमन, मैं पवन, नीलिमा का पापा बोल रहा हूँ। यह सुनकर सुमन असहज हो गई और उसे अचरज हुआ कि उन्होंने सुमन को कैसे कॉल किया। हाँ जी बताइए, कैसे फ़ोन किया? सुमन जी मैं जानता हूँ कि आपने जानबूझकर रिश्ते को स्वीकार नहीं किया है और आप करेंगे भी नहीं, लेकिन मेरे प्रति जो आपके मन में खटास है उसका बदला आप मेरी बेटी से मत लीजिए। उसका तो कोई कसूर नहीं है ना। वह और पीयूष एक दूसरे को पसंद करते हैं। फिर आपका इनकार उनके मन को ठेस पहुँचाएगा। आप तो एक औरत है, मेरी बेटी के मन की व्यथा को अच्छे से समझ सकती हैं। हाँ मैं तो समझ सकती हूँ, लेकिन आप नहीं समझ सके थे, क्योंकि आप एक औरत नहीं थे। पवन जी शादी जीवन भर का फैसला होता है। आपको पूरा हक था अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का, लेकिन आपका तरीका और साथी चुनने का पैमाना गलत था। आज अपनी बेटी की पीड़ा आपको समझ में आ रही है, लेकिन मेरे पिता की पीड़ा तब आप नहीं समझ सके थे। उन्हें कैसा लगा होगा जब कोई उनकी बेटी को रिश्ता जोड़ने के बाद उसे अपमानित करके रिश्ता तोड़ गया। मेरी तो चंद महीनों के बाद ही शादी हो गई थी। शादी होना या ना होना बड़ी बात नहीं थी, लेकिन आपने मेरे रंग रूप पर जो कटाक्ष कर मेरे मनोबल को अंदर तक तोड़ा था, तब कितनी ही समय तक मैं हीन भावना से ग्रसित रही थी। मैं अपने किए के लिए माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मेरी बेटी को स्वीकार कर लीजिए, पवन जी ने कहा। आपको इस तरह गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं। इस तरह से आप अब अपनी बेटी का भी अपमान कर रहे हैं। वो मेरे बेटे की पसंद है, पढ़ी लिखी और होशियार है, तो मुझे क्यों एतराज़ होगा? मेरे लिए भी बच्चों की खुशी सब कुछ है। मुझमें बदला लेने की भावना नहीं है, सुमन ने जवाब दिया। तो फिर आपने आज पवन जी अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे कि सुमन बीच में ही बोल पड़ी। हाँ क्योंकि मेरा मन पुराने अपमान को याद करके व्यथित जरूर हो गया था, इसलिए मैं उस समय वक्त निर्णय नहीं ले पाई। घर में सबसे बात करके और पंडित जी से पूछकर सगाई की तारीख निकलवा कर आपको बता दूंगी। नमस्ते। इतना कहकर सुमन ने फ़ोन काट दिया। तभी पीयूष कमरे में आ जाता है। मम्मी। बोलो पीयूष। मम्मी सॉरी, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली। मैं समझ चुका हूँ कि क्या क्या हुआ। आप बदला लें या न लें, लेकिन मैं अपनी माँ के अपमान का बदला ज़रूर लूँगा। मैंने तय किया है कि मैं भी नीलिमा से शादी नहीं करूँगा। उसकी बात सुनकर सुमन कहती है, अगर तुमने ऐसा किया तो अपनी माँ की नज़रों में गिर जाओगे। जो उस इंसान ने किया है, अगर तुम भी वही करोगे तो मेरे लिए तुम में और उसमें क्या फ़र्क रह जाएगा? मेरी परवरिश का भी अपमान करोगे ऐसा करके। वह तो फिर भी गैर थे, तुम तो मेरे बेटे हो। मेरा बेटा अगर ऐसा करेगा तो मुझे और भी ज़्यादा पीड़ा होगी। लेकिन माँ, पीयूष उस आदमी को तो खुद भगवान ने सबक दिया है। ऐसी परिस्थितियों में लाकर मैं तुम्हारे पापा से सलाह करके सगाई की तारीख निकालने के लिए पंडित जी को बुलवा लेती हूँ। और हाँ, नीलिमा को मेरा नंबर तुमने दिया था ना? वो मम्मी, थोड़ी देर पहले उसने मुझे मैसेज करके तो आपका नंबर मांगा था। मुझे नहीं पता था कि क्या बात है। मैंने सोचा शायद वह आपसे बात करना चाहती होगी। सॉरी। कोई नहीं, मैं उससे भी बाद में फ़ोन में बात कर लूँगी, सुमन मुस्कुराकर बोली। तो पीयूष की माँ को प्यार देखकर
खुश हो जाता है। मम्मा अब बहुत ग्रेट हो। अच्छा, सुमन हंस देती है। इस तरह से ये कहानी यहीं ही समाप्त होती है। कई बार हमें किसी को सबक सिखाने की आवश्यकता नहीं होती है, परिस्थितियाँ खुद व्यक्ति को सबक दे देती हैं। और इस कहानी में पवन के साथ भी यही हुआ। रूप, रंग, भाषा, जाति से किसी को परखना सही नहीं है। हमें व्यक्ति के विचारों और कृत्यों से उसे परखना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से यही संदेश दिया गया है। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।